नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक हिंदी सारांश और समीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, इसका शीर्षक है परमाणु आदतें, सफल जीवन का मार्ग। बिल्कुल। ये दस्तावेज छोटी लगातार आदतों से बड़े नतीजे पाने के तरीकों पर रोशनी डालता है। चलिए सीधे बात करते हैं इस पर। और इसने ना किताब की जो मूल सिद्धांत है, जैसे वो 1% सुधार का नियम हाँ, या पहचान आधारित आदतें, उनको काफी स्पष्ट रूप से सामने रखा है। सही है। मतलब ऐसा लगता है लेखक ने मुख्य बातें अच्छे से समझ ली हैं। बिल्कुल। जानकारी तो साफ है, पर क्या ये पाठक के मन में गहराई तक उतरती है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा सारांश है या कुछ ज्यादा बन सकता था? हाँ, यही पहला पॉइंट है जिस पर हम बात कर सकते हैं। देखिए, ये प्रस्तुति किताब के मुख्य सिद्धांतों को ना सफलतापूर्वक बताती तो है, हाँ, लेकिन एक विशिष्ट कोण या गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करके इसे और अधिक यादगार बनाने का अवसर है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जानकारी तो सही है, पर थोड़ी सपाट, हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे बस किताब की बातें दोहरा दी। एग्जैक्टली। देखिए, कमजोरी यही है कि ये ज्यादातर किताब के पॉइंट्स का सीधा रिकैप है। बताता है कि किताब क्या कहती है, वो ठीक है, उपयोगी है। हाँ, उपयोगी है, लेकिन पाठक के लिए कोई नया नजरिया या विश्लेषण वो थोड़ा कम है। ये नहीं समझाता कि ये किताब खास क्यों है या बाजार में मौजूद दूसरी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग कैसे है। आपने देखा होगा इसमें एक सेक्शन है, लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। हाँ है। वो जानकारी अच्छी है, पर ऐसा लगता है जैसे उसे बाद में चिपका दिया हो, वो बाकी के टेक्स्ट में बुनी हुई नहीं है। अच्छा, मतलब इंटीग्रेटेड नहीं है। बिल्कुल। ये पाठक को ये समझने में मदद नहीं करता कि ये जानकारी उनके खास हालात में क्यों मायने रखती है। मैं समझ रहा हूँ। यानी पाठक शायद सोचे, हाँ ये सब तो ठीक है, पर मेरे लिए इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। इसलिए सुझाव ये है कि केवल मुख्य संदेशों को लिस्ट करने के बजाय उन्हें एक थीम या तर्क के तहत बुनने पर विचार करें। एक थीम? हाँ, लेखक को सोचना चाहिए कि ये सारांश किस खास पाठक वर्ग के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है। छात्र, प्रोफेशनल या जो सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। टारगेट ऑडियंस। हाँ, उस दृष्टिकोण को तेज करें। पाठक के लिए इसमें मेरे लिए क्या है को और ज्यादा साफ करें। सिर्फ किताब के बारे में बात न करें, बल्कि पाठक की दुनिया से सीधे जोड़ें। ये दिलचस्प है। तो सिर्फ जानकारी देने के बजाय उसे एक खास नजरिए से पेश करना, जैसे कि एक लेंस लगाना। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर लेखक इस बात पर फोकस कर सकता है कि ये आदतें भारत में हमारे यहाँ के सांस्कृतिक या सामाजिक दबावों के संदर्भ में कैसे लागू हो सकती हैं। ओह अच्छा, ये बढ़िया आइडिया है। सोचिए, यहाँ पारिवारिक उम्मीदें या काम का माहौल कितना अलग होता है। इन सबके बीच आदतें कैसे बनाएं, इस पर बात करना सारांश को एकदम प्रासंगिक बना देगा। सही बात। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि किताब के दर्शन की तुलना पारंपरिक भारतीय ज्ञान से करें, जैसे योग या आयुर्वेद में अनुशासन पर जो विचार हैं। दिनचर्या। हाँ, उनसे फिर ये बताएं कि क्लियर का नजरिया क्या अनोखा या पूरक है। तुलना करना, हाँ, ये पाठक को सोचने पर मजबूर करेगा कि ये विचार नए हैं या किसी पुरानी समझ का ही नया रूप। निश्चित रूप से। एक और तरीका है, जैसे दस्तावेज में प्रेरणादायक वास्तविक जीवन के उदाहरण का जिक्र है। हाँ है। किसी के कहानी को थोड़ा विस्तार दें, किसी की सफलता की कहानी से शुरू करें और फिर दिखाएं कि कैसे किताब के सिद्धांत जैसे पहचान आधारित आदतें या पर्यावरण डिजाइन, हाँ, बिंदु 3 और 9 शायद। हाँ, वो उस बदलाव को मुमकिन बनाते हैं। और जो टॉप 10 लर्निंग्स हैं, वो लिस्ट। उन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह न रखें, उन्हें एक सेंट्रल आइडिया के आसपास ग्रुप करें। कैसे? जैसे एक थीम हो सकती है, अपनी पहचान बदलना ही स्थायी बदलाव की चाबी है। ओके। और फिर बिंदु 1, 3 और शायद 7 को इसके तहत समझाएं, या छोटी शुरुआत करें पर एक मजबूत सिस्टम बनाएं। थीम के तहत बिंदु 2, 4 और 8 को जोड़ें। अच्छा। इससे ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं रहेगा, बल्कि एक तर्कपूर्ण कहानी बन जाएगा। समझ गया। तो पहला कदम है एक खास नजरिए या थीम को चुनना और पूरी प्रस्तुति को उसके इर्द गिर्द बुनना। इससे पाठक ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। ठीक है, ये तो हुई नजरिए की बात। हाँ। अब अगर हम देखें
कि जानकारी को पेश कैसे किया गया है, यानी इसकी संरचना और प्रवाह। स्ट्रक्चर और फ्लो, हाँ। दस्तावेज में जानकारी साफ तौर पे रखी गई है, खासकर वो टॉप 10 लर्निंग्स वाला हिस्सा। वो लिस्ट समझने में आसान है। हाँ, लिस्ट का एक फायदा है कि जानकारी जल्दी मिल जाती है, लेकिन यहीं पर दूसरा बिंदु आता है। जबकि जानकारी सुलभ है, विशेष रूप से क्रमांकित सूची में, संरचना और प्रवाह को पाठक को बेहतर ढंग से संलग्न करने और अवधारणाओं के बीच संबंधों को उजागर करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। मतलब लिस्ट होने के बावजूद पढ़ने का अनुभव शायद उतना सहज या दिलचस्प ना हो। हाँ, मुझे याद है, कई बार लिस्ट पढ़ते हुए मैं हर पॉइंट को अलग-अलग देखता हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनके बीच का कनेक्शन भूल जाता हूँ। वही, कमजोरी यही है। सामान्य समीक्षा से सीधे 10 बिंदुओं की सूची में जाना थोड़ा अचानक लगता है। हाँ, एक जंप सा है। कोई पुल नहीं है। और जैसा आपने कहा, एक सूची जानकारीपूर्ण तो होती है, लेकिन ये हमेशा विचारों को एक साथ जोड़ने या पाठक को इमोशनली इन्वेस्ट करने का सबसे आकर्षक तरीका नहीं होती। सही है। ये थोड़ा खंडे टूटा-टूटा सा लग सकता है। पाठक हर बिंदु को अलग-थलग देख सकता है, बजाय ये समझने के कि वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं या एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये नहीं समझ पाता कि ये 10 बिंदु एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। बिल्कुल, या किस क्रम में उन पर सोचना सही रहेगा। तो फिर इसका हल क्या है? क्या लिस्ट को हटा देना चाहिए? लेकिन फिर मुख्य बातें। नहीं, लिस्ट को हटाना जरूरी नहीं है। सुझाव ये है कि पहले तो समीक्षा और मुख्य सीखों के बीच एक पुल या संक्रमण बनाएं। एक ब्रिज। हाँ, शायद एक छोटा पैराग्राफ जो कहता हो, तो हमने किताब के दर्शन को समझा, अब देखते हैं वो कौन सी रणनीतियां हैं जो क्लियर सुझाते हैं। कुछ ऐसा जो पाठक को अगले सेक्शन के लिए तैयार करे। ओके। फिर लिस्ट को और बेहतर बनाने के लिए इसे ज्यादा कहानी की तरह या थीम के हिसाब से पेश करने पर विचार करें। सिर्फ ये ना बताएं कि हर पॉइंट क्या है, बल्कि दिखाएं कि वे लॉजिकली एक दूसरे पर कैसे बनते हैं। एक दूसरे पर कैसे बनते हैं, मतलब उनके बीच का रिश्ता दिखाना। हाँ, उदाहरण के लिए आप पहचान आधारित आदतें बिंदु 3 को एक आधारशिला, एक फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। आप बता सकते हैं कि असली बदलाव खुद की भावना को बदलने से शुरू होता है। फिर दिखाएं कि कैसे दूसरी रणनीतियां उस नई पहचान को सपोर्ट करने के लिए औजार की तरह काम करती हैं। जैसे 2 मिनट का नियम बिंदु 7 उस पहचान के हिसाब से काम शुरू करने में कैसे मदद करता है। फिर आदत स्टैकिंग बिंदु 8 उसे मौजूदा रूटीन में कैसे फिट करता है। और पर्यावरण डिजाइन बिंदु 9 कैसा एक ऐसा माहौल बनाता है जो उस पहचान का समर्थन करे। देखिए, अब ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं रहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा बन गईं। ये तो काफी तार्किक लग रहा है। एक नींव रखी, फिर उस पर ईंटें जोड़ी। बिल्कुल। या एक और विकल्प है, आप क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड बिंदु 4 वाले आदत लूप को, हाँ, वो आदत चक्र, उसे एक फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दिखाएं कि कैसे बाकी के 9 बिंदु उस लूप के अलग अलग हिस्सों को एड्रेस करते हैं। अच्छा, ये भी बढ़िया है। जैसे अच्छी आदतों को स्पष्ट करें बिंदु 5 क्यू को कैसे ऑप्टिमाइज करता है, इसे आकर्षक बनाएं, क्रेविंग को कैसे बढ़ाता है, हाँ, इसे आसान बनाएं, रिस्पॉन्स में कैसे मदद करता है, और इसे संतोषजनक बनाएं या वो ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट बिंदु 10 रिवॉर्ड को कैसे मजबूत करता है। इससे पाठक को एक ढांचा मिल जाएगा कि ये सब कैसे जुड़ा है। बिल्कुल, एक मानसिक मॉडल मिलेगा। और शायद बिंदुओं के बीच छोटे छोटे सवाल या वाक्य जोड़ने से भी प्रभाव बेहतर हो सकता है। निश्चित रूप से, बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे एक बिंदु समझाने के बाद आप पूछ सकते हैं, तो आपने तय कर लिया कि आप एक लेखक हैं, लेकिन आप रोज लिखना कैसे शुरू करेंगे? यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है। हाँ। या एक बार जब आदत बन जाती है तो आप इसे लगातार कैसे बनाएंगे? यहीं पर ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट जरूरी हो जाता है। सही। इस तरह के छोटे वाक्य या सवाल पाठक को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाते हैं और उन्हें कनेक्टेड महसूस कराते हैं। हाँ, ये लिस्ट को एक गाइडेंस जैसा महसूस कराएगा, ना कि सिर्फ एक कलेक्शन। बिल्कुल। ये बहुत व्यवहारिक सुझाव हैं। संरचना को सिर्फ साफ नहीं, बल्कि आकर्षक और तार्किक बनाना, इससे पाठक के लिए समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। चलिए, अब तीसरे और आखिरी बिंदु पर आते हैं, पाठक के लिए प्रासंगिकता
और प्रभाव। हाँ, रेलेवेंस और इम्पैक्ट। दस्तावेज किताब की व्यावहारिकता और उसके आसान ढांचे पर सही जोर देता है, जैसा कि लोग इसे क्यों पसंद करते हैं वाले हिस्से में भी बताया गया है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, व्यावहारिकता पर जोर देना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ तीसरा मुद्दा उठता है। जबकि व्यावहारिकता पर जोर दिया गया है, पाठक के लिए इन सिद्धांतों के गहरे महत्व या तो क्या को और अधिक प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने की गुंजाइश है। तो क्या मतलब पाठक के मन में ये सवाल कि ये सब जानने से मेरे जीवन में क्या वास्तविक फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, कमजोरी ये है कि दस्तावेज बताता है कि किताब लोकप्रिय क्यों है और इसमें क्या शामिल है, लेकिन ये पाठक को पूरी तरह से ये महसूस कराने में और गहराई तक जा सकता है कि ये विचार उनके विशिष्ट लक्ष्यों, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों, हाँ, कुछ भी हो सकता है। या कोई और व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र हो, उसके लिए वास्तव में परिवर्तनकारी क्यों है। वो 10 बिंदु उपयोगी ज्ञान तो देते हैं, लेकिन उनका जो कुल असर है या उनके पीछे का जो दर्शन है कि कैसे छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले बदलाव हमारी पहचान और हमारे लॉन्ग टर्म नतीजों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हाँ, वो 1% वाला आइडिया। उसे और ज्यादा शक्तिशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ये सिर्फ क्या और कैसे बताता है, लेकिन क्यों ये आपके लिए बेहद जरूरी है वाले हिस्से को और मजबूत किया जा सकता है। तो आप कह रही हैं कि पाठक को सिर्फ जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे महसूस होना चाहिए कि इन विचारों में उसकी जिंदगी बदलने की ताकत है। उसे प्रेरित महसूस करना चाहिए। हाँ, प्रेरित, और साथ ही ये समझना चाहिए कि ये बदलाव मुमकिन कैसे है। सुझाव ये है कि हर मुख्य सीख या खंड के क्यों और संभावित प्रभाव पर ज्यादा जोर दें। क्यों पर फोकस? हाँ, सिर्फ ये बताने के बजाय कि सिद्धांत क्या है, जैसे 1% सुधार करें, स्पष्ट करें कि ये क्यों मायने रखता है। क्यों? क्योंकि बड़े लक्ष्य अक्सर डराते हैं, लेकिन रोज 1% बेहतर होना संभव लगता है और समय के साथ इसके परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। सही। और पाठक के जीवन में इसके ठोस परिणाम क्या हो सकते हैं, ये बताएं। और वो लोग इसे क्यों पसंद करते हैं वाले बिंदु, उन्हें कैसे इस्तेमाल करें? उन्हें सिर्फ शुरुआत में लिस्ट करने के बजाय पूरे टेक्स्ट में बुन दें। अच्छा, इंटीग्रेट करें। हाँ, उदाहरण के लिए जब आप पहचान आधारित आदतों की बात कर रहे हों, तो वहीं पर बताएं कि यही कारण है कि लोग इसे पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बर्ताव बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद की एक ज्यादा शक्तिशाली भावना बनाने के बारे में है। इससे तर्क और भावना, लॉजिक और इमोशन दोनों जुड़ेंगे। और हाँ, पाठक को ये समझने में मदद करें कि इन सिद्धांतों को लागू न करने की लागत क्या हो सकती है। मतलब? जैसे प्रेरणा की कमी से जूझते रहना, बार बार फेल होना या अपने लक्ष्यों तक कभी नहीं पहुंच पाना। डर नहीं दिखाना है, लेकिन संभावनाओं को स्पष्ट करना है। समझ गया। तो हर सिद्धांत के साथ उसका असर और अहमियत जोड़ना। क्या आप कुछ और ठोस उदाहरण दे सकती हैं? कैसे कर सकते हैं ये? जरूर। जैसे 1% नियम बिंदु की व्याख्या करते समय सिर्फ ये न कहें कि इससे बड़े पैमाने पर सफलता मिलती है। हाँ। एक छोटा संबंधित उदाहरण दें। बताएं कि कैसे एक हफ्ते या एक महीने में सिर्फ 1% रोज का सुधार एक खास दिखने वाले नतीजे में बदल सकता है। जैसे सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 5 एक्स्ट्रा पेज पढ़ते हैं, तो साल के अंत तक आप लगभग 15 अतिरिक्त किताबें पूरी कर सकते हैं। वाह, ये अच्छा उदाहरण है। या हर दिन सिर्फ 10 मिनट टहलने से शुरुआत करने पर साल में 60 घंटे से ज्यादा की शारीरिक गतिविधि जुड़ जाती है, जो आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। हाँ, ऐसे उदाहरण बात को ज्यादा वजनदार बनाते हैं, ठोस लगते हैं। सिस्टम वर्सेस गोल। स्पष्ट करें कि सिर्फ इच्छा शक्ति या लक्ष्य तय करना अक्सर काफी क्यों नहीं होता। इच्छा शक्ति तो आती जाती रहती है ना। बिल्कुल। बताएं कि कैसे एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सिस्टम यानी प्रक्रिया फेल होने के आम जाल से बचने में मदद करता है, जैसे मोटिवेशन कम होना या काम बहुत बड़ा लगने लगना। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति जिसका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है, वो सिर्फ मैराथन दौड़ना है पर फोकस करने के बजाय दौड़ने के एक लगातार सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करके ज्यादा सफल हो सकता है। क्या सिस्टम हो सकता है? जैसे मैं हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 6 बजे जूते पहनकर बाहर निकलूंगा, चाहे 10 मिनट ही दौड़ूं।
ये सिस्टम लक्ष्य से ज्यादा टिकाऊ है। हाँ, ये करने लायक लगता है। बिल्कुल। और इसे पाठक की चुनौतियों से कैसे जोड़ें? हर बिंदु को पाठक के संभावित दर्द बिंदुओं से सीधे जोड़ें। क्या पाठक टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहा है? हाँ, बहुत लोग करते हैं। तो बताएं कि 2 मिनट का नियम कैसे मदद कर सकता है। क्या उसे प्रेरणा की कमी महसूस होती है? तो समझाएं कि पर्यावरण डिजाइन या आदत ट्रैकिंग कैसे काम आ सकती है। क्या वो बुरी आदतों से परेशान है? तो बताएं कि आदतों को अनाकर्षक या मुश्किल बनाना कैसे मदद करता है। सीधा कनेक्शन। हाँ, और इसी तरह उनकी आकांक्षाओं से भी जोड़ें। अगर वो ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं या कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो बताएं कि ये खास सिद्धांत उस इच्छा को हकीकत बनाने में कैसे मदद करता है। अच्छा। सीधे संबोधित करें। अगर आप सुबह जल्दी उठने में संघर्ष कर रहे हैं, तो अपनी अलार्म घड़ी को कमरे की दूसरी तरफ रखना, पर्यावरण डिजाइन या उठने के तुरंत बाद अपनी पसंदीदा चाय पीना आकर्षक बनाना जैसे छोटे बदलाव आजमाएं। इससे पाठक को लगेगा कि ये सलाह सिर्फ सामान्य नहीं, बल्कि खास तौर पर उसके लिए है। बिल्कुल। तो फोकस सिर्फ सिद्धांतों को लिस्ट करने पर नहीं, बल्कि ये साफ करने पर होना चाहिए कि वो पाठक के जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उनके क्यों और वास्तविक दुनिया के असर पर जोर देते हुए। हाँ, ये बदलाव सारांश को सिर्फ जानकारीपूर्ण से शायद परिवर्तनकारी बना सकता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेटिव। बिल्कुल। तो संक्षेप में बात करें तो इस प्रस्तुति में एटॉमिक हैबिट्स के प्रमुख सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से पकड़ने की क्षमता निश्चित रूप से है। जानकारी स्पष्ट और उपयोगी है। हाँ, बेस अच्छा है। लेकिन इसे और बेहतर, ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पहला, एक विशिष्ट कोण या नजरिया विकसित करना। सारांश को सिर्फ रीकैप से आगे ले जाएं। हाँ, एक अनूठी अंतर्दृष्टि दें या किसी खास दर्शक वर्ग के लिए केंद्रित मूल्य प्रदान करें, या फिर एक केंद्रीय तर्क बनाएं जो विभिन्न बिंदुओं को एक साथ पिरोता हो, ताकि ये सिर्फ किताब क्या कहती है ना रहे। हाँ, बल्कि ये आपके लिए क्यों मायने रखता है और इसे कैसे देखा जा सकता है। हाँ, उसे यादगार बनाना है। दूसरा, संरचना और प्रवाह को बेहतर बनाना। लिस्ट वाले हिस्से को ज्यादा आकर्षक, एकीकृत तरीके से पेश करें। समीक्षा और लिस्ट के बीच एक सहज संक्रमण बनाएं। बिंदुओं के बीच तार्किक संबंध दिखाएं, शायद उन्हें थीम के हिसाब से ग्रुप करके, या एक कहानी बनाकर जो पाठक की आदत बदलने की यात्रा को दर्शाती हो। पढ़ने में एक बहाव हो। हाँ, सहजता महसूस होनी चाहिए जिससे पाठक हर कदम पर जुड़ा रहे। सही। और तीसरा, तो क्या यानी प्रभाव को मजबूत करना। हर सिद्धांत के गहरे महत्व और पाठक के जीवन पर उसके संभावित परिवर्तनकारी असर को स्पष्ट करें। बिल्कुल। सिर्फ क्या और कैसे नहीं, बल्कि क्यों पर ज्यादा जोर दें। सिद्धांतों को पाठक की संभावित चुनौतियों और आकांक्षाओं से सीधे जोड़ें और ठोस, संबंधित उदाहरण दें जो दिखाएं कि ये बदलाव असल में कैसा दिख सकता है, ताकि पाठक सिर्फ सिर न हिलाए, बल्कि प्रेरित होकर कुछ करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। तो सुझाई गई कार्रवाइयों में शामिल हैं एक केंद्रीय विषय या कोण चुनना, जैसे भारतीय संदर्भ या तुलना। हाँ, लिस्ट को कहानी या थीम वाले ग्रुप्स में पुनर्गठित करना, पहचान आधारित ढांचा या आदत लूप का उपयोग करके। सही, और हर बिंदु के क्यों और परिणाम पर ज्यादा जोर देना, शायद छोटे ठोस उदाहरणों या पाठक के दर्द बिंदुओं से सीधे संबंध बनाकर। और हाँ, भाषा को थोड़ा और संवादात्मक, बोलचाल का बनाना भी मदद कर सकता है, ताकि ये सिर्फ एक औपचारिक रिपोर्ट न लगे। सही कहा। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा उपयोगी होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। जब आप अपने काम को परिष्कृत कर लें, तो इसे और प्रतिक्रिया के लिए फिर से